रख सकता है, यानी पर्सन कैन पुट हिज साइड, अपना पक्ष, पर्सन कैन पुट हिज साइड। क्योंकि देखो, एक तो उसको बताया गया कि भाई आप इस तरह की योजना में शामिल थे और इसीलिए हमने आपको अभी डिटेन किया है, ठीक है, इसीलिए हमने आपको क्या बोलेंगे, अभी डिटेन किया है। और साथ में ये कहा गया है आपका कि कारण बताया जाएगा, और साथ में क्या कहेंगे, उस व्यक्ति के पास भी अपना जो है अपना पक्ष रखने का जो है उसको मौका दिया जाएगा, कि वो बताए कि वो इसमें, अगर वो सिद्ध करे कि भाई वो इसमें शामिल नहीं है, तो वो अपना पक्ष रख सकता है इसको, ठीक है। ये 22(5) में बताया गया है। ऐसे ही फिर आता है आपका आर्टिकल 22(6), इसमें लिखा गया है यदि जरूरी ना लगे तो नहीं बताया जाएगा। अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई ज्यादा बड़ा खतरा है तो उसको बताया भी नहीं जाएगा, यदि जरूरी ना लगे तो बताया भी नहीं जाएगा, बताया भी नहीं जाएगा ना जी। इफ नॉट नेसेसरी, इफ नॉट नेसेसरी देन इट विल नॉट बी टोल्ड, विल नॉट बी टोल्ड, अगर जरूरी नहीं है तो नहीं बताया जाएगा। यानी एक तो बात की गई कि बताया जाएगा, और अगर मान के चलो कोई थ्रेटन है देश के लिए, बड़े बड़ा कोई खतरा है, तो उसको अगर जरूरत नहीं है गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटी को तो बताई भी ना। 22(7), इसमें कहा गया है किन मामलों में कितना निरोध, मतलब कौन सा मैटर है और उसमें कितने टाइम के लिए उसको डिटेन किया जाएगा, किन मामलों में। अच्छा, मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ, कल मैंने ये आपको डिटेंशन बताया था, उसका मायना बताया था, डिटेंशन क्या होता है, निरोध क्या होता है। मैंने खुद का ही उदाहरण दे के आपको बताया था कि शक के आधार पर किसी व्यक्ति को एक आपका किसी भी जगह पर नजरबंद रख देना, और पुलिस के प्रशासन के द्वारा या अन्य किसी भी माध्यम से उन पर नजर बनाए रखना सरकार के द्वारा। क्लियर था ना? ठीक है। किन मामलों में कितना निरोध होगा, हाउ मच डिटेंशन, भाई किसको कितने टाइम के लिए डिटेन किया जाएगा, हाउ मच डिटेंशन, इन विच केसेस, इन विच केसेस, ये किस में बताया गया है, 22 के सब क्लॉज 7 में बताया गया है। बात क्लियर है? छोटी सी बात थी, फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं। आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है कि भाई व्यक्ति अगर गिरफ्तार होगा तो उसके कुछ उसके पास अपनी प्रोटेक्शन के कुछ राइट्स हैं। दूसरा, अगर व्यक्ति को निरोध किया जाता है, यानी कि नज़रबंद, जो साथी नहीं जानते वो लिख लो, इसका मतलब होता है डिटेंशन का मतलब होता है नज़रबंद। कई बार राजनीतिक लोगों को आप अखबारों में पढ़ोगे आज के बाद में कि इस व्यक्ति को नज़रबंद कर लिया गया, ठीक है, तो उसका मतलब है उस घर में भी कर लिया जाता है उनके में, या कहीं उनके फार्म हाउस पर कर सकते हैं, या किसी अन्य जगह पर कर सकते हैं। ओके, देखो तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, आपका गिरफ्तारी हुई, पनिटिव डिटेंशन हुआ अपराध के बाद में, हमेशा कि एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है, तो अपराध तो हो चुका है, ठीक है, या उसने कोई चोरी कर ली तो अपराध हो चुका ना। या यहाँ पर मान के चलिए आप, कोई व्यक्ति जो है एक योजना बना रहा है कि वो भविष्य में वो लोग बैंक को लूटेंगे, अभी लूटा नहीं है, बैंक लूट भविष्य में, तो ये तो भविष्य की योजना हुई, अभी उसने लूटा नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हमेशा गिरफ्तारी शक के आधार पर होगी, यहाँ पर अपराध होने के बाद में क्या हो चुका है, चोरी और मर्डर या कुछ भी ये हो चुका है, हो चुका है। तो जो इस अपराध को कर रहे हैं, इनमें आपका उसको कंडक्ट कर चुके हैं, तो उनको बताया जाएगा रीजन, ठीक है, वो अपना जो भी वकील कर सकते हैं जो उनका पक्ष रखेगा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, आने जाने का समय काउंट नहीं होगा, विदेशी शत्रु को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। 22 का 4 कह रहा है कि निवारक निरोध 3 महीने से अधिक नहीं होगा। 22 का 5 बता रहा है कारण बताया जाएगा और व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है। 22(6) में यदि जरूरी ना लगे, भाई पहले तो क्या 3 महीने, कारण बताया जाएगा, चाहे तो कारण ना बताएं, और कितना निरोध होगा यानी कितने दिन के लिए उसको डिटेन किया जाएगा, ये 7 में बताया गया, याद रखेंगे। नहीं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है सरोज राणा जी, एक ही बात है। किसी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया तो ये इसी के अंतर्गत आता है।
हाउस अरेस्ट भी क्यों किया गया होगा आप सोचिए। अगर क्राइम कर लेता तो फिर तो उसको न्यायालय ले जाते। तो हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, तो हाउस अरेस्ट किस बात के लिए कर रहे हैं कि भविष्य में वो किसी ऐसी कोई योजना बना रहा है या किसी एक्शन को वो एग्जीक्यूट कर सकता है, किसी आपका जो कार्यविधि है उसको वो अंजाम कल दे सकता है, तो इसीलिए तो हाउस अरेस्ट किया जाता है। तो मैंने कहा ना, डिटेन घर में भी किया जा सकता है, तो वही हाउस अरेस्ट है। बात क्लियर है? आगे आगे आते हैं, लिखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ निवारक निरोध अधिनियम, अधिनियम कौन कौन से हैं पूछ लिया जाता है, कौन सा इनमें से निवारक निरोध अधिनियम है, यानी कि सम आज़ादी के बाद में जब लोगों को जरूरत पड़ी कि भाई लोगों को ऐसे डिटेन करने की भी जरूरत है, हर व्यक्ति को गिरफ्तार करके क्यों भेजना, पहला आया था निवारक निरोध अधिनियम। सबसे पहला यही है, निवारक निरोध अधिनियम, आज़ाद भारत का सबसे पहला है ये, 1950। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निवारक निरोध अधिनियम 1950। क्या बोलेंगे इसको? प्रिवेंशन प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि निवारक निरोध अधिनियम को कब खत्म किया गया था। कब खत्म किया गया था इसको याद रख लेना। जब इसका विरोध हुआ तो इसको 1969 में खत्म कर दिया गया। दोनों याद रखना, इनके वर्ष भी खत्म कर दिया गया। इसमें व्यक्तियों को भाई कैसे उनको हाउस अरेस्ट किया जाएगा, डिटेंशन में रखा जाएगा। फिर एक आया था आपका आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे दोस्त, आज थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आज थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे अगर आवाज़ वगैरह का कोई इशू होता है तो। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम का क्या है? मेंटेनेंस ऑफ आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये आया था आपका 1971 में, 1971 में। कब का है? 1971 में। याद रख लेना, इसको 1977 में खत्म कर दिया गया था। 1977, 1977, 1977 में इसको वापस ले लिया। इसका भी विरोध हुआ। देखो हुआ क्या था, 1971 में आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। अब जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी थी तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने से पहले उनकी इमेज क्या थी देश में। अतिरिक्त बातें ना करें प्लीज, कोई भी साथी अतिरिक्त बात ना करें, मेरी बातों पर ध्यान लगाएं। तो वहां पर क्या हुआ था कि लोग इंदिरा गांधी जी को समझते थे कि भाई ये तो क्या ही अब देश चलाएंगे, तो गूंगी गुड़िया हैं। तो पूरे देश में उनकी वो छवि थी और सोचते थे सब लोग भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत कमजोर नेता मिला है। इवन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे निक्सन, उन्होंने तो इंदिरा गांधी जी से मिलने तक भी मना कर दिया था, तो उन्होंने उपहास उड़ाया था इंदिरा गांधी जी का। तो इसके बाद में क्या हुआ आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी ने खुद की बोल्डनेस दिखाने के लिए कि मैं कमजोर नहीं हूं, उन्होंने भारत के संविधान में बहुत सारे संशोधन किए, बहुत सारे बदलाव किए। अब जब उनका वो इतने सारे बदलाव कर रही थी तो बहुत सारे राजनीतिक दल उनका विरोध करते थे, बहुत सारे लीडर्स उनका विरोध करते थे। उन्हीं एक विरोध में कि भाई इन लोगों को कैसे अब सप्रेस किया जाए, कैसे इनका दमन किया जाए, जो मेरे खिलाफ उठती आवाजें हैं, तो वो लेके आई थी मीजा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। इसमें क्या था, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसका कारण नहीं बताया जाता था। मैंने क्या बताया, ये सब क्या है, ये सब निवारक निरोध अधिनियम है, अर्थात इनमें जब गिरफ्तारी होगी तो जरूरत ना लगे तो कारण नहीं बताया जाएगा। बताओ कौन सा सब सेक्शन है ये, कि जरूरत नहीं लगे तो कारण नहीं बताया जाएगा। तो अथॉरिटी तो कह देगी भैया हमको जरूरत नहीं लग रही है कारण बताने की, तो कारण तो नहीं बताएंगे। तो इस टाइम पे आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी जी ने इसका बहुत प्रयोग किया। इंदिरा गांधी जी जब चुनाव लड़ रही थी आपका रायबरेली सीट से, तो वो अपने में हार गई थी, और कहते हैं सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके उन्होंने अपनी जीत जो है वो हासिल करवाई, खुद को जीता हुआ दिखाया। लेकिन मामला गया हाई कोर्ट में, तो जिसके लिए मैंने कल आपको बताया कि उन्होंने तो फखरुद्दीन अली अहमद जी से फ़ोन कॉल पे बोल के कि विदेश में इमरजेंसी लगेगी,
अभी तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि फोन कॉल पे इमरजेंसी नहीं लग सकती है। देश में आपातकाल लग गया। अब आपातकाल जब देश में लगा तो जितना भी लोग उनका विरोध कर रहे थे, तो 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई इस एक्ट से। 1 लाख लोग, ठीक है, क्या बोलेंगे। और ये जो मीजा है, मीजा, और ये मीजा किसकी बेटी का नाम है बताओ? मीजा भारती किसकी बेटी का नाम है? मीजा भारती आरजेडी के नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी बिहार में, क्योंकि वो बिहार में विरोध कर रहे थे। तो ये मीजा भारती का जन्म जो हुआ है 1976 में हुआ है। एमपी मीजा भारती, 1976 में जन्म हुआ मीजा भारती का। तो लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी का ही नाम, आप ठीक लिख रहे थे, एक बच्चे का देखो, उन्होंने अपनी बेटी का जो नाम है वो मीजा ही रख दिया। ओके। नहीं, इन बच्चों को तुम ब्लॉक क्यों करते हो यार? कितनी बार बोला, वाई? आदत हो गई है क्या तुम्हें? नहीं करने दो ना कॉपी पोस्ट, वो उसका अधिकार है। बच्चों मत किया करो तुम प्लीज, खुद को साध के रखो, साध के नहीं करना, अतिरिक्त कमेंट नहीं करना। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ गए। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सर आर्टिकल 22(1) और 22 के 5 में क्या डिफरेंस है? दोस्त आपको ये नहीं पता कि मैंने बताया ये जो 22(1) से लेकर के 3 है, ये अपराध होने के बाद में है, और ये जो आपका 3 के बाद में जितने भी हैं ये अपराध होने के पहले हैं, यानी यहां पर अपराध नहीं हुआ है, यही डिफरेंस है। मैंने 2 या 3 बार आपको बताया इतने प्यार से, इसके ख्यालों में रहते हो तुम। आएंगे वापस, लिखो तीसरा एक एक्ट आया यहाँ पर, तो याद रखेंगे इसको। क्या बोलेंगे, आपका कब खत्म हुआ है? 1977 में। फिर जैसे ही देश में से इमरजेंसी हटी थी 21 महीने बाद, तो आपका जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, तो जनता पार्टी की सरकार ने इसको खत्म कर दिया। तीसरा है विदेशी मुद्रा। इस तरह के अपराध में कभी फंसे आप तो तब भी आप पर क्या होगा, डिटेन किया जाएगा आपको। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी, एवं तस्करी, तस्करी निवारण अधिनियम। अधिनियम बताओ कब आया था? ये आया था 1974 में, और इसी को हम बोलते हैं कोफे पोसा। कोफे पोसा, कोफे पोसा, कोफे पोसा अभी भी है हमारे देश में लागू है, यानी कि निवारक अधिनियम हो गया आपका, क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन। देखो स्मगलिंग का मतलब क्या होता है, जब आप बिना इजाजत के किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, वो किस श्रेणी में आता है? वो हमेशा स्मगलिंग में आएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो आप, भाई आप बिना कोई उस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप सोने के लिए ऑथराइज डीलर नहीं है, और आप विदेश से किसी तरीके से गलत तरीके से सोना लेकर के यहाँ पर बेच रहे हैं, तो वो क्या है, स्मगलिंग है। किसी भी प्रकार का जो अनऑथराइज्ड आपका बिजनेस है, या अनऑथराइज्ड आपका कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो सब किस में आएगा, आपका स्मगलिंग में आता है। ठीक है, मतलब स्मगलिंग वो सारी चीज़ें हैं जिनकी इजाज़त सरकार नहीं देती। जैसे सुल्तान मिर्जा का डायलॉग सुना होगा ना तुमने, मैंने बचपन से काम ही वो किए हैं जिनकी इजाज़त सरकार नहीं देती। तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत बड़ा स्मगलर है। तो यानी कि जिनकी परमिशन गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ठीक है, तो वो क्या है, वो स्मगलिंग में आएंगे, स्मगलिंग में आते हैं। ओके, अगला आएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, कोफेपोसा अभी भी लागू है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये बताओ अभी लागू है या नहीं, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? 1980, 1980, 23 सितंबर 1980 को आया था ये, बड़ी इसकी डेट भी बड़ी फेमस है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उस व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है जो क्या है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। और इसमें मैंने क्या बताया, कितने दिन तक डिटेन करके रखा जा सकता है, अभी मैंने आपको बताया था। सर मीज़ा भारती क्या है, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। बच्चों अच्छे 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 स्टूडेंट बने, मैंने बताया है, अभी ध्यान से आप सुने। ऐसे बच्चों को ब्लॉक कर दिया करो। ओके, जो ना पढ़े ध्यान से, ऐसे को अधिकार है आपको, बताने के बावजूद भी जो ना सुने उसको मुक्ति दे दो, उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 हो गया आपका। एक हमारे देश में कोई आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देना चाह रहा है, तो उनके लिए आया आतंकवाद एवं एवं विध्वंसक। तुम तो ऐसे हो, तुम्हें डंडे से पढ़ाया जाए। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिरोध,
गतिरोध निरोध अधिनियम, या निवारण भी आप लिख सकते हैं, निरोध अधिनियम, अधिनियम आतंकवाद को रोकने के लिए, यानी कि टेररिस्ट